प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 4 के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये इसका पार्ट 2 है और हमारे चैप्टर का नेम है संस्कृति तथा सामाजिकरण। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा ये सेकेंड पार्ट है ना, तो फिर इसके आगे का पार्ट में आप लोग को बताती हूँ। चलिए, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हुआ। सांस्कृतिक परिवर्तन वह तरीका है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रति मानों को बदलता है। परिवर्तन के लिए प्रेरणा आंतरिक या बाहरी हो सकती है। उदाहरण के लिए आंतरिक कारणों में कृषि या खेती करने की नई पद्धतियाँ कृषि उत्पादन को बढ़ा सकती है, जिससे खाद्य उपभोग की प्रकृति तथा कृषक समुदाय की जीवन शैली में परिवर्तन आ सकता है। दूसरी तरफ बाहरी हस्तक्षेप या जीत या उपनिवेशीकरण के रूप में हो सकते हैं, जिससे एक समाज के सांस्कृतिक आचरण तथा व्यवहार में गहरे परिवर्तन हो सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन अन्य संस्कृतियों से संपर्क या अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण या पारिस्थितिकी में परिवर्तन से लोगों की जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। जब जंगलों में रहने वाले समुदायों को जंगलों तथा जाने तथा इसकी उपज से कानूनी प्रतिबंधों के कारण या जंगलों के समाप्त होने के कारण रोका जाएगा, तो इसके निवासियों तथा उनकी जीवन शैली पर अनेक विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत में रहने वाले जनजातीय समुदायों पर जंगली संसाधनों में कमी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। विकासात्मक परिवर्तनों के साथ साथ क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो सकते हैं। जब किसी संस्कृति में तीव्रता से बदलाव आता है और इसके मूल्यों तथा अर्थकारी व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तभी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुआत राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी खोज या पारिस्थितिकीय रूपांतरण के कारण हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने फ्रांसीसी समाज में श्रेणी क्रमकता की स्टेट व्यवस्था को नष्ट किया, राजतंत्र को समाप्त किया तथा अपने नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता के मूल्यों को जागृत किया। जब कोई अलग समझ प्रचलित होती है तो संस्कृति में परिवर्तन होते हैं। हाल ही के वर्षों में प्रचार तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक तथा मुद्रण दोनों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। क्या आप सोचते हैं कि प्रचार तंत्र ने विकासात्मक या क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं? अब हम संस्कृति के विभिन्न आयामों से परिचित हैं। व्यक्ति तथा समाज के बीच की पारंपरिक क्रिया, जिससे हमने अध्याय 1 में शुरुआत की थी के बिंदु पर वापस आने के लिए अब हम सामाजिकरण की संकल्पना की ओर चलते हैं। सामाजिकरण, मेरा विश्वास है कि हमारे चारों तरफ की सभी वस्तुएं संपूर्ण जीवन में शामिल हैं। पौधे, पशु, अतिथि, पूर्व, उत्सव, लड़ाइयाँ, मित्रता, साहचर्य, भेदभाव, घृणा, ये सभी तथा इससे ज़्यादा वस्तुएं एक ही स्थान मेरे घर में उपलब्ध थी। यद्यपि तब कभी कभी जीवन जटिल दिखाई देता था, मैं अब समझती हूँ कि यह कितना उत्कृष्ट था। मैं ऐसे बचपन की आभारी हूँ शायद कि मैंने कभी भी किसी पीड़ित व्यक्ति को देखा हो। मैं महसूस करती हूँ मैं इस सब की संपूर्णता को समझ सकती हूँ। जन्म के समय बच्चा, जिसे हम समाज कहते हैं, या सामाजिक व्यवहार जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह केवल भौतिक संसार के बारे में नहीं सीखता है, अभी तो अच्छे या बुरे लड़के लड़की से क्या तात्पर्य है यह भी सीखता है। वह जानता है कि किस प्रकार के व्यवहार की प्रशंसा होगी तथा किस प्रकार के व्यवहार को अनुमति नहीं मिलेगी। सामाजिकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके द्वारा असहाय शिशु धीरे धीरे स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। वह आत्म जागरूक बनता है, जो संस्कृति के तरीकों के बारे में भली भांति जानता है जिसमें वह जन्म लेता है। वास्तव में सामाजिकरण के बिना एक व्यक्ति मानव की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। आप में से अधिकतर ने मिदनापुर के भेड़िए के बच्चे
की कहानी सुनी होगी। सन 1920 में बंगाल में भेड़िए की गुफा में 2 वर्ष की 2 बच्चियां पाई गई थी। वे पशुओं की तरह चारों पैरों पर चलती थी, कच्चा मांस खाना पसंद करती थी, भेड़ियों की तरह चिल्लाती थी तथा कोई भी भाषा नहीं जानती थी। ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी विश्व के अन्य भागों से भी प्राप्त हुई है। हम अब तक समाजीकरण तथा नवजात शिशु के बारे में बातें कर रहे थे, परंतु बच्चे का जन्म उनके जीवन को भी बदल देता है, जो उसके पालन पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे भी नए नए अनुभवों को सीखते हैं। दादा दादी तथा माता पिता बनने पर नए नए क्रियाकलापों तथा अनुभवों से गुजरना होता है। बुजुर्ग व्यक्ति दादा दादी बनकर भी माता पिता ही रहते हैं। वास्तव में संबंधों को आगे बढ़ाने वाला संबंधों का यह समुच्चय विभिन्न पीढ़ियों को आपस में जोड़ता है। इसी तरह से युवा बच्चे का जीवन सहोदर भाई या बहन के जन्म से बदल जाता है। समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आरंभिक वर्षों में घटित होती है, जिसे प्रारंभिक समाजीकरण कहा जाता है। द्वितीयक समाजीकरण एक व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि समाजीकरण का प्रत्येक व्यक्ति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, परंतु यह सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह से नहीं है, जिसमें शिशु अपने संपर्क में लाने वाले लोगों के प्रभाव को बिना किसी विरोध के ग्रहण करता है। नवजात शिशु भी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है। जब भूख लगेगी तो वह चिल्लाएगा तथा तब चिल्लाता रहेगा जब तक कि उसकी देखभाल करने वाले कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। आपने देखा होगा कि शिशु के जन्म से परिवार की सामान्य दैनिक क्रियाएं किस प्रकार पूर्ण रूप से पुनः व्यवस्थित हो जाती है। आपको पहले ही परिस्थिति भूमिका, सामाजिक नियंत्रण समूह तथा सामाजिकरण स्तरीकरण की संकल्पनाओं से अवगत कराया जा चुका है। आप यह भी जान चुके हैं कि सांस्कृतिक मानक तथा मूल्य क्या है। इन सभी संकल्पनाओं से यह जानने में सहायता मिलती है कि समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है। प्रथम दृष्टि में एक बच्चा परिवार का सदस्य होता है, परंतु वह एक बड़े नातेदार समूह, बिरादरी, खानदान, गोत्र आदि का भी सदस्य होता है, जिसमें भाई बहन तथा माता पिता के अन्य संबंधी होते हैं। जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है वह मूल या विस्तृत परिवार हो सकता है। यह एक बड़े समाज जैसे कि एक जनजाति या उपजाति, गोत्र या एक बिरादरी, एक धर्म और भाषाई समूह का सदस्य भी हो सकता है। इन समूहों तथा संस्थाओं की सदस्यता प्रत्येक सदस्य पर कुछ विशेष व्यवहारिक मानक तथा मूल्य लागू करती है। इन सदस्यताओं के अनुसार कुछ भूमिकाएं भी निभानी होती है, जैसे कि एक पुत्र की, एक पुत्री की, एक पौत्र की, एक विद्यार्थी की। ये बहुविध भूमिकाएं हैं जिन्हें साथ साथ निभाया जाता है। इन समूहों के मानकों, मनोवृत्तियों, मूल्यों या व्यवहारिक प्रतिमानों को सीखने की प्रक्रिया जीवन के प्रारंभ से शुरू होती है तथा जीवन पर्यंत चलती है। एक व्यक्ति एक गांव में रहता है या शहर में, या वह किसी जनजाति से संबंधित है, और यदि जनजाति से संबंधित है तो किस जनजाति से। इस सब के अनुसार एक समाज में विभिन्न जातियों, क्षेत्रों या सामाजिक वर्गों या धार्मिक समूहों से संबंधित विभिन्न परिवारों में मानदंड तथा मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति जो भाषा बोलता है वह उस क्षेत्र पर आधारित होती है जिससे वह संबंध रखता है। वह भाषा के मौखिक रूप के नज़दीक है या मानक लिखित रूप के। यह परिवार तथा परिवार के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। समाजीकरण के अभिकरण। बच्चे या समाजीकरण उन अनेक अभिकरणों तथा संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनमें वह भाग लेता है, जैसे परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह, अड़ोस पड़ोस, व्यावसायिक समूह तथा सामाजिक वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि। वे बातें बताएं जिनमें एक घरेलू नौकर का बच्चा अपने आप को उस बच्चे से अलग समझे जिसके परिवार में उसकी माँ काम करती है। साथ ही उन वस्तुओं के बारे में भी बताएं जिन्हें वह आपस में बांट सकते हैं या बदल सकते हैं। प्रारंभ करने के लिए स्पष्ट है कि किसी के पास कपड़ों की खरीदारी है तो अधिक धन होगा, और दूसरा हो सकता है कि चूड़ियाँ ज़्यादा पहने। हो सकता है कि वे एक ही सीरियल देखते हो, एक ही तरह के फिल्मी गानों को सुनते हो सकता है कि वे एक दूसरे के लिए अलग अलग प्रकार की अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हो। अब आपको कठिन क्षेत्रों के बारे में पता लगाना है, जैसे कि परिवार में, पड़ोस में तथा गली में सुरक्षा की भावना के बारे में। आपके विचार में नीचे दी गई वस्तुओं में किस चीज़ की उपस्थिति या अनुपस्थिति आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी? स्वामित्व, टेलीविज़न या वादक यंत्र, जगह, आपका अपना कमरा,
समय, घर के कार्यों या अन्य कार्य के साथ विद्यालय के समय का सामंजस्य बैठाना। शुभ अवसर, यात्रा, संगीत की कक्षाएं, आपके आसपास के लोग। परिवार, चूँकि पारिवारिक व्यवस्थाएं विस्तृत रूप में भिन्न होती हैं, अतः किसी भी तरह से शिशुओं के अनुभव विभिन्न संस्कृतियों में एक मानदंड के अनुसार नहीं होते। आप में से अनेक मूल परिवार में अपने माता पिता तथा भाई बहनों के साथ रह रहे होंगे, जबकि अन्य दूसरे विस्तृत पारिवारिक सदस्यों के साथ रह रहे होंगे। पहले मामले में माता पिता समाजीकरण के मुख्य अभिकरण हो सकते हैं, जबकि दूसरे मामले में दादा दादी, चाचा चचेरे भाई या बहन का ज़्यादा महत्व हो सकता है। एक समाज की समग्र संस्थाओं में परिवारों की स्थिति अलग अलग होती है। सबसे अधिक पारंपरिक समाजों में जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है, वही उस व्यक्ति के पूरे जीवन की व्यक्तिगत सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है। यद्यपि जब इस प्रकार से जन्म पर सामाजिक स्थिति विरासत में प्राप्त नहीं होती हो, तो परिवार का क्षेत्र तथा सामाजिक वर्ग जिसमें वह जन्म लेता है समाजीकरण के प्रतिमानों पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। बच्चे अपने अपने माता पिता या पड़ोस या समुदाय से व्यवहारिक विशेषताओं के तरीकों को ग्रहण करते हैं। वास्तव में कुछ बच्चे सामान्यतः अपने माता पिता के दृष्टिकोण को बिना किसी विवाद के अपना लेते हैं। यह समकालीन विश्व में विशेष रूप से सही है, जहाँ परिवर्तन इतना अधिक व्यापक है। साथ ही समाजीकरण के अभिकरणों में वर्तमान विविधता के फलस्वरूप बच्चों, किशोरों तथा माता पिता की पीढ़ियों के दृष्टिकोणों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। क्या आप ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं जहां आपने पाया हो कि आपके द्वारा परिवार में सीखी गई कोई चीज़ आपके समकक्ष समूह या प्रचार माध्यम या स्कूल से भी अलग हो? समकक्ष समूह एक अन्य सामाजिकरण अभिकरण है। समकक्ष समूह समान आयु के बच्चों के मैत्री समूह होते हैं। कुछ संस्कृतियों में विशेषतया कुछ छोटे पारंपरिक समाजों में समकक्ष समूह औपचारिक रूप से एक ही आयु श्रेणी के होते हैं। औपचारिक आयु श्रेणी के बिना भी 4 या 5 वर्ष की आयु के बच्चे और सामान्यतः अपनी आयु के मित्रों के साथ काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। समकक्ष शब्द का अर्थ है समान, तथा युवा बच्चों के बीच मित्रता का आधार भी काफ़ी हद तक समानता ही होता है। एक प्रभावशाली या शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा अन्य बच्चों पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर सकता है। तथापि पारिवारिक स्थितियों में विरासत में मिली निर्भरता की तुलना में समकक्ष समूहों में लेन देन अधिक होता है। अपनी शक्तियों के कारण माता पिता अपने बच्चों पर आचरण संहिता लागू करने विभिन्न मात्राओं में सफल होते हैं। इसके विपरीत समकक्ष समूहों में एक बच्चा विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं की खोज करता है, जिसके दायरे में व्यवहार के नियमों को जांचा जा सकता है तथा उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अपने अनुभवों पर प्रकाश डालिए। अपने मित्रों के साथ की गई अपनी अंतःक्रिया की तुलना अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों से की गई अंतःक्रिया से करें। इनमें क्या अंतर है? पहले की गई भूमिकाओं एवं परिस्थिति की चर्चा इन अंतरों को जानने में क्या आपकी सहायता करती है? प्रायः समकक्ष संबंध व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण रहते हैं। समान आयु के लोगों के अनौपचारिक समूह काम की जगह पर तथा अन्य संदर्भों में व्यक्ति की मनोवृत्तियों तथा व्यवहार को निर्धारित करने में प्रायः महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय एक औपचारिक संगठन है यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों की एक निश्चित पाठ्यचर्या होती है। तथापि स्कूल भी एक हद तक समाजीकरण के अभिकरण होते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। भारत तथा दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कों से कभी कभार परंतु लड़कियों में हमेशा अपने कमरे साफ करने की आशा की जाती है। कुछ स्कूलों में इसके समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिसके तहत लड़कों तथा लड़कियों से ऐसे काम करने को कहा जाता है जिनके बारे में सामान्यतः उनसे आशा नहीं की जाती। क्या आप ऐसे उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं जो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हो? जन माध्यम हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि दूरदर्शन का विस्तार हो रहा है। मुद्रण माध्यम का महत्व भी लगातार बना हुआ है। भारत में 19वीं शताब्दी में मुद्रित माध्यम के आरंभिक वर्षों में भी अनेक भाषाओं में आचरण पुस्तकें काफ़ी लोकप्रिय थे।
जिनमें यह बताया जाता था कि महिलाएं एक अच्छी गृहिणी तथा अच्छी पत्नी कैसे बन सकती है। जन माध्यमों के द्वारा सूचना ज़्यादा लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार एक ऐसा माध्यम है जो ऐसे गांवों में भी पहुंच सकता है जो ना तो सड़कों द्वारा अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं और ना ही वहां साक्षरता केंद्र स्थापित हुए हैं। बच्चों तथा बड़ों पर दूरदर्शन के प्रभावों पर अत्यधिक अनुसंधान किए गए हैं। ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि बच्चों द्वारा टेलीविज़न देखने पर व्यय किया गया समय एक साल में लगभग 100 स्कूली दिवसों के समान है तथा इसमें बड़े भी पीछे नहीं है। ऐसे मात्रात्मक पक्षों के अतिरिक्त ऐसे अनुसंधान कार्य में जो अन्य परिणाम उभर कर सामने आते हैं वह सदैव निर्णायक नहीं होते हैं। टेलीविज़न के पर्दे पर हिंसा तथा बच्चों के बीच आक्रामक व्यवहार का संबंध अभी भी चर्चा का विषय है। यदि कोई व्यक्ति लोगों पर जन माध्यमों के प्रभाव का पता नहीं लगा सकता, लेकिन प्रभाव की मात्रा, जानकारी तथा अपने क्षेत्र से दूरस्थ क्षेत्रों के अनुभवों के बारे में पता लगाया जा सकता है। भारतीय दूरदर्शन के धारावाहिकों तथा फिल्मों के काफ़ी दर्शक नाइजीरिया, अफगानिस्तान तथा तिब्बत के प्रवासी हैं। महाभारत का अनुवाद करके ताशकंद में प्रसारित किया गया, परंतु इसे बिना अनुवाद के लंदन में उन बच्चों द्वारा देखा गया जो केवल अंग्रेजी बोलते थे। आप शायद जानना चाहेंगे कि लोग अपने आसपास के परिवेश के विपरीत परिवेशों में बने धारावाहिकों से खुद को कैसे जोड़ते हैं, और यदि बच्चा अपने दादा दादी के साथ टेलीविज़न देख रहे हैं तो कौन से कार्यक्रम देखने योग्य हैं। क्या इस पर उनमें असहमति है? यदि ऐसा है तो उनके दृष्टिकोण में क्या अंतर पाया गया? क्या इन अंतरों में क्रमशः संशोधन होता है? एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व प्रसारित शक्तिमान धारावाहिक को देखकर बच्चे इमारतों से कूदने की कोशिश करते थे, जिसके परिणाम घातक होते थे। नकल करके सीखने की पद्धति लोगों द्वारा अपनाई जाती है और बच्चे इसके अपवाद नहीं हैं। अन्य सामाजिकरण अभिकरण। दिए गए सामाजिक अभिकरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण या सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जहाँ व्यक्ति अपने जीवन का काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। सभी संस्कृतियों में कार्यस्थल एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ समाजीकरण प्रक्रिया चलती है। यद्यपि ऐसा औद्योगिक समाजों में ही है जहाँ काफ़ी संख्या में लोग काम करने जाते हैं, अर्थात हर रोज़ घर से काफ़ी हद तक अलग स्थानों पर कार्य के लिए जाना। पारंपरिक समुदायों में अनेक लोगों अपने रहने के स्थान के निकट ही जमीन जोतते हैं या उनकी कार्यशालाएं उनके निवास स्थानों में होती हैं। समाजीकरण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह शायद सही है कि सामान्य परिस्थितियों में समाजीकरण लोगों को कभी भी अनुरूपता तक नहीं ला सकता। संघर्ष को अनेक कारण बढ़ावा देते हैं। समाजीकरण के अभिकरणों, विद्यालय तथा घर तथा समकक्ष समूहों के बीच संघर्ष हो सकते हैं। तथापि जिस सांस्कृतिक परिवेश में हम जन्म लेते हैं तथा परिपक्व होते हैं, उसका हमारे व्यवहार पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है मानो हमारी किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या इच्छा को छीन लिया गया हो। ऐसा विचार मूलतः गलत है। तथ्य यह है कि जन्म से मृत्यु तक हम अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रियाओं के द्वारा अपने व्यक्तित्व, अपने मूल्यों तथा अपने व्यवहार को निखारने में संलग्न रहते हैं। अतः सामाजीकरण भी हमारे व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता के मूल में है। सामाजीकरण के दौरान हम में से प्रत्येक में स्वयं की पहचान की भावना तथा स्वतंत्र विचारों एवं कार्यों के लिए क्षमता विकसित होती है। समाजीकरण का लिंगकरण कैसे होता है? हम लड़के गलियों का प्रयोग अनेक वस्तुओं के लिए करते हैं, एक स्थान की तरह जहां खड़े होकर आसपास देखते हैं, दौड़ने तथा खेलने के लिए, अपनी मोटरसाइकिलों पर विभिन्न कर्तव्य करने के लिए। लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है, जैसा कि हम हर समय देखते हैं। लड़कियों के लिए गलियां विद्यालयों से सीधे घर जाने के लिए है तथा गली के सीमित प्रयोग के लिए भी वे सदा झुंड में जाती है। शायद इसके पीछे उनमें मौजूद छेड़खानी का भय है। हमने 4 अध्याय पूरे कर लिए हैं। अगले पृष्ठ की विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रसंगों पर चर्चा करें। बड़ों के विरुद्ध लड़कियों के विद्रोह में व्यक्ति तथा समाज के बीच संबंध। कस्बों तथा गाँवों में संस्कृति के मानकीय आयाम कैसे अलग है।
प्रदत्त परिस्थिति पर प्रश्न जिसके तहत पुजारी की बेटी को घंटी छूने की अनुमति है। समाजीकरण के अभिकरणों में विरोधाभास जो कि अगले पृष्ठ की पठन सामग्री में दिया गया है। उदाहरण के लिए वह शुक्रगुजार थी कि उसके स्कूल के मित्रों ने उसे इस हालत में नहीं देखा। क्या आप कोई ऐसा अन्य वाक्य ढूंढ सकते हैं जो इसे दर्शाता हो? लिंगकरण, बालों में कंघी करना, रक्षा के लिए किसी के साथ जाना, फुटबॉल ना खेलना, सदा चुप्पी साधना, पापड़म, केरल में पापड़ को पापड़म कहते हैं, कि संदेह भरी अनुपस्थिति। आज शाम मंदिर जाने के लिए वो असामान्य रूप से उत्सुक थी। दोपहर के भोजन पर जब उसने मंदिर के सामने जाकर घंटी बजाने का अपना निर्णय सुनाया तो उसके 7 बड़ों के बीच तर्क हो गया। उसने उत्तेजित होकर कहा, यदि थंगम घंटी बजा सकती है तो मैं भी बजा सकती हूँ। उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में इसका विरोध किया। थंगम मंदिर के पुजारी की बेटी है, उसको घंटी छूने की अनुमति है। उसने गुस्से में उत्तर दिया कि थंगम हर रोज़ दोपहर में लुका छुपी का खेल खेलने आती है तथा किसी से भी अलग ढंग से व्यवहार नहीं करती। इसके अतिरिक्त उन्हें भड़काने के लिए उसने जानबूझकर कहा, हम भगवान की नज़रों में समान हैं। उसे पूरा विश्वास नहीं था कि उन्होंने इस उक्ति को सुना है, क्योंकि उन्होंने भले ही खींचकर मुँह फेर लिया था, परंतु दोपहर के भोजन के बाद उसने उन्हें कहते हुए पाया कि वह गलत अंग्रेजी स्कूल में जाती है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने सुन लिया था। उसे विश्वास था कि उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। बड़े व्यक्तियों के साथ यही समस्या है, वे सदैव मानकर चलते थे उसके बड़े होने पर जब वे उसे बताएंगे तो वह हर बात समझ जाएगी। वह उनकी बुद्धिमत्ता तथा सत्ता को बिना कोई प्रश्न के स्वीकार कर लेगी और उनके विरुद्ध जाने की बात सपने में भी नहीं सोचेगी। अच्छा, इस बार वह उन्हें दिखा देगी। घर पर पुनः उसको बाल संभालने की तकलीफदेह स्थिति से गुजरना पड़ा। उसकी दादी ने उसके बालों में एक जार भरकर तेल डाला, प्रत्येक चमकती लट को सीधा होने तक अलग अलग किया और उसे जोर से खींचकर उसके सर के ऊपर बांध दिया। वह शुक्रगुजार थी कि उसके स्कूल के मित्रों ने उसे इस हालत में नहीं देखा। वे यह क्यों नहीं समझते कि उसकी रक्षा के लिए किसी के साथ जाने से वह कितना उपहासजनक महसूस करती थी। उसने अपनी माता को बार बार याद दिलाया है कि जब वे कस्बे में रहते थे तो वह रोज़ स्कूल अकेली जाती थी। उसने देखा कि कृष्ण मंदिर के बगल में बने प्रांगण में फुटबॉल का खेल पहले ही प्रारंभ हो चुका था। वह खिलाड़ियों को देखकर आनंदित थी। विशेषतः उसकी रुचि खेल की सक्रियता में थी तथा कर्कश आवाज़ में की गई टिप्पणियों में भी। उसने केलू नैयर बहुत चिढ़ता था। वह जल्दी से भीड़ भाड़ वाले मंदिर पर आई, इससे पहले कि वह अपने निर्णय पर पश्चाताप करे या वापस जाए। उसने तेज़ी से स्त्रियों के झुंड को पार किया जो फिसलन भरी सीढ़ियों पर लगभग लड़खड़ा रहा था। बड़ी सी घंटी को देखकर वह उत्साह से भर गई। वह केलू नैयर की क्रोधमरी धमकियों को पहचान सकती थी, परंतु वो वहाँ गई, घंटी को एक आवाज़ करती टन टन से बजाया तथा केलू नैयर की यह महसूस करने के लिए पहले ही कि क्या हो रहा है, वह सीढ़ियों से नीचे आ गई। जब केलू नैयर ने उसे खींचकर मंदिर से बाहर किया, उसने धीरे धीरे क्रोधित चेहरों और मंद होती फुसफुसाहटों को सुना। वह अत्यधिक अपमानित महसूस कर रही थी। उसका मौन उनकी आवाज़ से ज़्यादा अर्थपूर्ण था। ठीक इसी तरह से रात्रि भोज पर उसके प्रिय पापड़ों की अनुपस्थिति। शब्दावली सांस्कृतिक विकासवादी या संस्कृति का एक सिद्धांत है जो यह तर्क देता है कि प्राकृतिक स्पीशीज की तरह ही संस्कृति का विकास भी विभिन्नता तथा प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। स्टेट व्यवस्था सामंतवादी यूरोप में व्यवसाय के अनुसार श्रेणी प्रदान करने की एक व्यवस्था थी। कुलीनता, पुरोहित वर्ग तथा तृतीय स्टेट 3 तरह की स्टेट थी। अंतिम स्टेट मुख्यतः व्यवसायों तथा मध्यम वर्ग के लोगों की थी। प्रत्येक स्टेट अपने प्रतिनिधि का स्वयं चयन करती थी। किसानों तथा मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। बृहद परंपरा इसमें सांस्कृतिक विशेषताएं या परंपराएं शामिल है जो लिखित है तथा समाज के शिक्षित एवं सीखे हुए अभिजात वर्ग द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत है। लघु परंपरा इसमें संस्कृति की मौखिक विशेषताएं या परंपराएं शामिल है जो मौखिक है तथा ग्रामीण स्तर पर स्वीकृत है। स्वयं की छवि दूसरों की निगाह में आपकी छवि। सामाजिक भूमिकाएं यह किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या परिस्थिति के साथ जुड़े अधिकार तथा उत्तरदायित्व है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम समाज का सदस्य बनना सीखते हैं। उप संस्कृति
एक बड़ी संस्कृति के अंदर लोगों के ऐसे समूह का निर्धारण करना जो प्रतीकों, मूल्यों तथा आस्थाओं को बड़ी संस्कृति से अक्सर उधार लेता है तथा प्रायः इन्हें विकृत, अतिरंजित या विपरीत कर देता है ताकि अपने आप को अलग दर्शा सके। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। यह चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।